हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनियस ट्यूटोरियल एएस। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लाइट, प्रकाश के बारे में। लाइट जो चैप्टर है ये आपको क्लास 10th, क्लास 12th और साथ ही साथ में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रकाश से आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि लाइट चैप्टर आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश कैसा होता है, प्रकाश से रिलेटिव सारी चीज़ें जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। प्रकाश, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश क्या होता है। तो क्या प्रकाश को हम लोग देख पाते हैं? नहीं। तो देखिए प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है, हमारा ऊर्जा होता है, रेडिएशन एनर्जी होता है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है जो स्वयं दिखाई नहीं देता है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। कि जब प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है तो वहाँ से परावर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होकर वो हमारे आँखों पे आता है और हमारे आँखों को संवेदित करता है, जिससे कि हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो ठीक है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, प्रकाश के द्वारा हम लोग वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रकाश के आधार पे जो वस्तुएं होती हैं मेन दो प्रकार की, एक प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, एक अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं। उत्सर्जन का मतलब कि जिसके द्वारा प्रकाश क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो प्रकाश, सबसे अधिक प्रकाश सबको क्या चीज़ से मिलता है? सूर्य से मिलता है। तो सूर्य के साथ साथ बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं जो प्रकाश का क्या करती हैं, उत्सर्जन करती हैं ना, प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। तो उन सभी वस्तुओं को हम लोग कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, जैसे सूर्य, टार्च, मोमबत्ती आदि। जो भी वस्तुएं प्रकाश का उत्पन्न करती हैं उन्हें हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो प्रकाश के द्वारा क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। मतलब प्रकाश के द्वारा जो भी वस्तु दिखाई देती हैं वो अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। तो प्रदीप्त वस्तुओं को छोड़कर जितनी भी वस्तुएं हमारे आसपास जो भी प्रकाश के द्वारा दिखाई देती हैं सभी क्या होती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। जैसे कोई भी उदाहरण ले सकते हैं आप, चंद्रमा, मेज, बुक आदि, घर, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रकाश के गुण। प्रकाश के गुण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वैसे तो प्रकाश के बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन हम लोग मेन गुण को समझेंगे। तो देखिए पहला गुण क्या है, प्रकाश जो होता है एक सरल रेखा में चलता है, मतलब कि सीधी रेखा में प्रकाश चलता है और चुंबकीय तरंगों की भांति चलता है। प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में चलता है। उसके बाद क्या है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, जबकि प्रकाश के द्वारा क्या होती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं। उसके बाद क्या है, प्रकाश की जो चाल होती हैं, इसको जरूर से याद कर लीजिएगा। प्रकाश की जो चाल होती है वायु में और निर्वात में, निर्वात का मतलब जहाँ वायु भी न रहे। तो प्रकाश की जो चाल होती है वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। साथ ही साथ में जो सूर्य का प्रकाश होता है उसको पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 8 सेकेंड लगता है। ये भी याद कर लीजिएगा। उसके बाद है प्रकाश जो होता है पारदर्शी माध्यम से गुजर सकता है। पारदर्शी माध्यम की ऐसी वस्तुएं जिसमें से प्रकाश एक सतह से दूसरी सतह की ओर निकल जाए उसको पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। और प्रकाश जब एक सतह से दूसरी सतह के किसी वस्तु के न निकल पाए तो उसको अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। तो प्रकाश जो होता है पारदर्शी वस्तुओं से गुजर सकता है और अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजर सकता है। उसके बाद जो होता है प्रकाश का जो चाल होता है, एक और हम लोग समझ सकते हैं, प्रकाश का जो चाल होता है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। मतलब प्रकाश का चाल जल में अलग होगा, प्रकाश का चाल वायु में अलग होगा, प्रकाश का चाल कांच में अलग होगा। तो इस प्रकार से प्रकाश का जो चाल होता है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। उसके बाद है प्रकाश के, तो वैसे बहुत सारे गुण होते हैं ना, हम लोग मेन गुण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो फिर है प्रकाश का जो मेन गुण है, ये प्रकाश में परावर्तन का गुण होता है, अपवर्तन का गुण होता है, परिकिरण का गुण होता है, विवर्तन का गुण होता है। इन सभी गुणों के बारे में डीपली में पढ़ना है, जो कि पूरा आपको सिलेबस में मिलेंगे और इससे बहुत सारे आपको क्वेश्चन आते हैं। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, परिकिरण, ये सब क्या होता है हम लोग अब समझेंगे। तो चलिए समझते हैं प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो इसको समझिएगा, प्रकाश का परावर्तन, जब हमारा जो प्रकाश होता है, जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराता है, समझ रहे हैं ना, जैसे सूर्य का प्रकाश हुआ या टार्च का लाइट हो गया, जब ये किसी चिकने या पॉलिशदार तल से टकराएगा तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में क्या हो जाता है, वापस लौट जाता है। ठीक है, तो इस पूरी क्रिया को, इस पूरे घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसको हम लोग समझेंगे कुछ इस प्रकार से, इस किरण आरेख से। तो मान लीजिए कि ये क्या है, एक आपका क्या है, परावर्तक तल है। ठीक है, चिकना या पॉलिशदार एक क्या है, आपका तल है। ठीक है, तो कोई प्रकाश की किरण क्या है, आ रही है।
तो आने के पश्चात इस चिकने या पॉलिशदार तल से टकराया, टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट गया। तो इस पूरी क्रिया को, इस पूरी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश किसी चिकने या पॉलिशदार तल से आके टकराई और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट गई, यह क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो चलिए इस किरण आरेख को पहले समझ लेते हैं क्या है। तो ये मान लीजिए कि आपका क्या है, कोई चिकना या पॉलिशदार तल है जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं? दर्पण कर रहे हैं। दर्पण को हम लोग आगे समझेंगे कि क्या होता है। उसके बाद क्या है कि देखिए, इस दर्पण से कोई प्रकाश की किरण क्या आ रही है? आ रही है ना। तो आने वाली जो किरण होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपतित किरण। और इस दर्पण से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में क्या होगा? किरण वापस चली गई। तो टकराने के पश्चात परावर्तन की क्रिया हुई और जो किरण फिर वापस गई तो उसको बोल रहे हैं परावर्तित किरण। मतलब आने वाली किरण को आपतित किरण, फिर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। अब इन दोनों आपतित और परावर्तित किरण के बीच एक लाइनिंग खींच देंगे जिसको हम लोग बोलेंगे अभिलंब। ठीक है, इसमें समझ गए? ये क्या है? आपका चिकना या पॉलिशदार तल, जिसको दर्पण भी कह सकते हैं। आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण, उनके बीच में एक लाइनिंग खींच दी है। क्या हो गया? आपका अभिलंब हो गया। तो अब देखिए क्या होता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच यदि एक एंगल लिया जाए, एक कोण लिया जाए, तो ये कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। उसके बाद परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक कोण लिया जाए तो उसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो देखिए, आपतन कोण को I से दर्शाते हैं, परावर्तन कोण को R से दर्शाते हैं। समझ गए ना? आपतन कोण और परावर्तन कोण। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है परावर्तन कोण। इसको I से, इसको R से दर्शाते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, दोनों नियम को यदि ये किरण आरेख आप लोग समझ जाएंगे तो आसानी से नियम को समझ सकते हैं। तो पहला जो नियम होता है, तो देखिए क्या होता है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। क्या बोले हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। यही होता है परावर्तन का पहला नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा क्या नियम है? दूसरा नियम है कि आपतन कोण, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। मतलब कि कोण I बराबर कोण R होता है। मतलब आपतन कोण का मान सदैव किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग समझेंगे दर्पण। दर्पण क्या होता है? ठीक है, दर्पण, दर्पण तो आप लोग जानते होंगे ना, मिरर। अरे घर में जो शीशा होता है उसी को दर्पण कहते हैं ना। लेकिन वो जो क्या होता है, वो समतल दर्पण होता है जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं ना। तो समतल दर्पण का एक खास बात होता है कि समतल दर्पण के सामने जब हम लोग खड़े होते हैं तो उसके जितना पास हम लोग खड़े होते हैं उतना ही बड़ा हम लोगों की आकृति बनता है, और जितना दूर हम लोग खड़े होते हैं उतना ही छोटा आकृति बनता है। तो जो आकृति बनता है, मतलब कि दर्पण के सामने जब हम लोग आते हैं या कोई वस्तु को लेके जाते हैं तो जो आकृति बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं, इमेज कहते हैं ना। तो कहते हैं, समझ गए? ठीक है, तो जो प्रतिबिंब होता है दो प्रकार से होता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक आभासी प्रतिबिंब होता है। जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश की किरण परावर्तन या परावर्तन के पश्चात मिलती हुई वास्तविक रूप से मिलती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लेकिन जब मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण, स्पेरिकल मिरर के बारे में। गोलीय दर्पण क्या होता है? मेन हम लोगों को गोलीय दर्पण ही पढ़ना रहता है। गोलीय दर्पण मतलब कि कांच को ले लीजिए, कांच क्या है? अंदर से खोखला रहे और उसके बाहरी परत को हम लोग क्या कर दें? किसी चीज़ से पेंट कर दीजिए ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा? गोलीय दर्पण। लेकिन गोलीय दर्पण को यदि हम लोग बीच से, जैसे कि ये कांच है, जैसे कि ये कांच है, अंदर से खोखला है, बाहर के भाग को हम लोग क्या कर दिए? पॉलिश कर देंगे, तो ये गोलीय दर्पण कहलाएगा। इसके बीच के भाग को हम लोग काट देंगे तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा। तो देखिए दो भाग बढ़ गया, तो दो भागों से हम लोग दो प्रकार का दर्पण बनाते हैं। आई मीन कि जो दर्पण होता है वो दो प्रकार का, मेन दो दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे दर्पण होते हैं। तो हम लोग समझेंगे अवतल दर्पण क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपका ये आपका मतलब कि
हमारा हाथ है, यदि हाथ को हम लोग इस प्रकार से कर लिए और हाथ का ये वाला जो गहरा वाला हिस्सा है इस पर कुछ भी नहीं करते और बाहरी वाले जो हिस्सा है इसको हम लोग क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो ये गहरा वाला भाग जो रहेगा ये परावर्तक तल कहला जाएगा, ये पॉलिश वाला भाग कहला जाएगा। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। यदि आपका मान लीजिए हाथ लिए, इसके अंदर वाले भाग को पॉलिश कर दें, बाहर वाला भाग को पॉलिश नहीं किए, तो ये परावर्तक तल हो गया, ये पॉलिशदार तल हो गया। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। जैसे कि कांच है, कांच के हम लोग भाग को ले लिए, इस भाग को लिए, तो इसके बाहरी भाग को क्या कर देंगे, हम लोग पॉलिश कर देंगे, तो अंदर वाला भाग क्या हो जाएगा, परावर्तक तल कहला जाएगा, परावर्तक तल कहला जाएगा। तो जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर हो तो उस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। यदि दर्पण लिए, दर्पण के अंदर वाले भाग को पॉलिश कर दिए, बाहर वाला भाग क्या होगा, परावर्तक तल हो गया ना। तो ऐसे दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहेंगे ना, समझ गए कि उस दर्पण का जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर हो उसे अवतल दर्पण, जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे दर्पण से संबंधित इसके पॉइंट को जानेंगे। पहला है दर्पण का ध्रुव। तो देखिए हम अवतल दर्पण का बताएंगे, अवतल दर्पण में भी उत्तल दर्पण की सभी परिभाषाएं आ जाएंगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट है दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण, जैसे कि मान लीजिए कि आपका कोई दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो दर्पण के परावर्तक तल, ये भाग क्या है, परावर्तक तल है, तो दर्पण के परावर्तक तल के बीच के बिंदु, ये परावर्तक तल हो गया और इसका ये क्या हो गया, बीच का बिंदु हो गया। इसी बीच के बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। किसी भी दर्पण के परावर्तक तल के मध्य के बिंदु को ही क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से दर्शाते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, तो देखिए वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे कि ये अवतल दर्पण है तो ये भी खोखले गोले का ही भाग है, मतलब ये पूरे गोले का ही भाग है। तो ये मान लीजिए कि आपका ऐसे गोला है, तो गोले का जो मध्य बिंदु है, सेंटर कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो किसी भी खोखले गोले के बीच के भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। नहीं समझे, देखिए अवतल दर्पण है यहाँ से यहाँ तक, तो ये कटा हुआ भाग था, लेकिन यदि इसको गोला माना जाए तो ये खोखले गोले का ही भाग था। तो खोखले गोले के मध्य बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे नेक्स्ट पॉइंट आपका मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए किसी भी दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, किसी भी दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र, किसी भी दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो ये मतलब रेखा है, एक रेखा है ध्रुव से और वक्रता केंद्र के बीच के जो रेखा को मिला देंगे तो वही रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको PC से प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो देखिए ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, मान लीजिए ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी होती है उसी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे मुख्य फोकस। और हाँ, वक्रता त्रिज्या को हम लोग कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस क्या होता है इसको समझिएगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये हमारा अवतल दर्पण है ना, ये हमारा अवतल दर्पण है, इसका परावर्तक तल ये है। तो मुख्य फोकस किसे कहते हैं, और देखिए ये ध्रुव हो गया उसका दर्पण का और इसका वक्रता केंद्र ये हो गया। तो इसको समझिएगा, जब किसी भी दर्पण के मुख्य अक्ष, तो देखिए ये ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये क्या हो गया आपका मुख्य अक्ष हो गया। किसी भी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को ही मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से समझिएगा एक बार, जैसे कि ये क्या है, अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव P यहाँ पे है, वक्रता केंद्र C यहाँ पे है। तो ये आपका जो लाइन मिला रही है तो इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर मतलब कि मुख्य अक्ष के सामने समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, तो मुख्य अक्ष के यहाँ से मतलब कि कोई प्रकाश की किरण चल रही है, तो चलने वाली प्रकाश की किरण जब दर्पण के परावर्तक तल से टकराती है तो ये दर्पण का परावर्तक तल हो गया। तो टकराने के पश्चात तो परावर्तन की क्रिया होगी, तो परावर्तन की क्रिया के पश्चात जो किरण होती है तो ये मुख्य अक्ष के किसी न किसी बिंदु को कट करके निकलेगी। तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को कट करके टच करके निकलेगी तो उस बिंदु को ही मुख्य फोकस कहते हैं।
ठीक है। अब यहाँ से समझ लीजिएगा कि फोकस दूरी क्या होती है। तो देखिए मुख्य फोकस, मान लीजिए कि ये मुख्य फोकस F हो गया और ये ध्रुव P है। तो ध्रुव से मुख्य फोकस F के बीच की जो दूरी होती है, ध्रुव से मुख्य फोकस F के बीच की जो दूरी होती है उसी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? तो कोई भी दर्पण जितना बड़ा होता है उसके एक सिरे से दूसरे सिरे, मतलब कि किसी भी दर्पण के जो व्यास होता है उसी को दर्पण का क्या कहते हैं? द्वारक कहते हैं। इसको M1 और M2 से प्रदर्शित करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी हो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे। यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, ये जो प्रकाश चैप्टर है इसका वीडियो आपको कई पार्ट्स में मिलेगा और आपको प्रकाश चैप्टर से बहुत ही इम्पोर्टेंस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी विद्यार्थियों के लिए ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका पार्ट 1 था लाइट चैप्टर का, और लाइट चैप्टर के पार्ट 2 पार्ट 3 में हम लोग, ये चैप्टर क्या है बहुत ही लेंथी है, तो और सभी पार्ट में इस पूरे चैप्टर को हम लोग ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।